Again, welcome to our free study students. बच्चों कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में जो है हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये उस पर फर्स्ट वीडियो रहेगी और ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इकोनॉमिक्स के ऊपर। अभी इकोनॉमिक्स किस कोर्स का होगा ये देखिए आप। ये हम जो इकोनॉमिक्स लेकर के आए हैं वो आपका स्किल इन्हेंसमेंट का लेकर के आए हैं। ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट SEC का जो कोर्स होता है, आपको पता है ये कॉलेज हमें 4 सब्जेक्ट्स देता है। ठीक है, अब उस 4 सब्जेक्ट में हमारे पास 2 तो होते हैं डिसिप्लिन के सब्जेक्ट, प्लस में हमारे पास एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होता है और एक हमें कॉलेज खुद देता है। ठीक है, एक हमारे पास लैंग्वेज का होता है और एक हमें चूज़ भी करना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर एडिशनल होता है एक टाइप से। तो आपने अगर इस SEC स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स में अगर आपने इकोनॉमिक्स का चूज़ कर रखा और आपको यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको यही पढ़ना होगा। ये इकोनॉमिक्स का अगर आपने चूज़ कर रखा है तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है ये वीडियो उन्हीं के लिए खास है। तो इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है सिलेबस की वीडियो तो आप देख लो कि 3rd सेमेस्टर में जो आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, जिसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना होता है आर्थिक सर्वेक्षण और जो उसका केंद्रीय बजट होता है। ठीक है, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना होता है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। ये आपकी इकोनॉमिक्स यानी कि 3rd सेमेस्टर में जो आपको किताब मिली है उसका नाम है क्या, पूरा आर्थिक सर्वेक्षण। मैं लिख देती हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को समझना। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को समझना, ये आपका पूरा ये बुक का नाम है जो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। अब उस बुक में हमने ऑलरेडी सिलेबस पे वीडियो बनाई रखी है, आपने देखा होगा। उसमें आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, 3 ही यूनिट हैं आपके सिलेबस में। बट सिर्फ 3 ही नहीं है यार, इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स ऐसे हैं ना जो आपको टिपिकल तो लगेंगे ही समझने में भी, और लेंथी है, चैप्टर्स बहुत लेंथी है क्योंकि कई सारे टॉपिक है इसके अंदर। और उसके अलावा ये आपके पास हो सकता है कि इकोनॉमिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, आपने 11th में नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, 9th में पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, बट वो छोटे लेवल पर था। 11th और 12th में नहीं पढ़ी है और अब अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स में इतने ज़्यादा डिफिकल्ट लगे कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो। बट डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे अपना सिलेबस तो आराम से हो जाएगा। डोंट वरी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अपना सिलेबस कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। और उसके अलावा कुछ टाइम के बाद आपके नवंबर के 10 तारीख के बाद, ठीक है, 10 नवंबर के बाद आपका SEC में ही यानी स्किल इन्हेंसमेंट के कोर्स में ही जो लेजिस्लेटिव सपोर्ट यानी कि जो पॉलिटिकल, जिसने पोल साइंस में लेजिस्लेटिव सपोर्ट ले रखा है उस पर भी हम वीडियोज़ लाएंगे। ठीक है, वो भी आपको वीडियोज़ करवा दी जाएगी। तो डोंट वरी, बस आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो चलो देर ना करते हुए फिलहाल तो हम अपनी इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपको सिलेबस है, दोबारा बात कर लेते हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 की। यूनिट 1 में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट ही समझना होता है। अब देखो कंसेप्ट के ऊपर है पूरा यूनिट, मतलब यहाँ से आप ये सोच लो कि ये जो आपको यूनिट 1 हम कंसेप्ट करवा रहे हैं, इस कंसेप्ट में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। इस कंसेप्ट में यानी कि आपको यूनिट 1 में पढ़ना क्या क्या होगा, मैं बता देती हूँ क्या क्या पढ़ना होगा। यूनिट 1 में आप जानोगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में। अब इससे पहले तो आपने कभी ये वर्ड सुना नहीं था, लेकिन अब सुन रहे हो। अब पढ़ना भी पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी इसके बारे में। तो फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में कहा जाता है राजकोषीय नीति। बेसिकली आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना है और इकोनॉमिक्स को बिल्कुल डीप से समझना होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर तो आपको ये आसान लगेगा, इसीलिए अपना पहले कंसेप्ट क्लियर करो। इसीलिए आपका यूनिट 1 कंसेप्ट के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ये पढ़ना होगा कि जो एक राज्य या फिर एक सरकार जो होती है, ठीक है, सरकार अपना बजट कैसे तैयार करती है। एक बजट के अंदर एक पूंजी अपने पास रखने के बाद किसी देश के लिए एक नीति कैसे बनाती है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, सरकार के सरकारी खर्चे क्या क्या होते हैं ये आप पढ़ोगे, सरकारी खर्च के बारे में जानोगे, तभी तो आप इकोनॉमिक्स समझोगे ना भाई। तो इस टाइप से आपको ये पढ़नी है। उसके बाद आप घाटा पढ़ोगे, घाटा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेफ्ट।
घाटा पढ़ोगे, घाटा के प्रकार आप अच्छे समझोगे, जीएसटी के बारे में पढ़ोगे जिसको हम कर भी कहते हैं, ठीक है, कर वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे, कर कितने टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। फिर जीएसटी को आप बहुत अच्छे समझोगे, क्या अनुदान है इसका, क्यों ये लगाया गया है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप जेंडर बजटिंग के बारे में पढ़ोगे। ये सारे मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए हैं, ये आप पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। जेंडर बजटिंग के बारे में आप पढ़ोगे। फिर उसके बाद केंद्रीय बजट के बारे में भी आप पढ़ोगे, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं ना बजट को लेकर के, ये आप पढ़ोगे। तो ये सारे ही टॉपिक हैं, ये आपको कवर करने हैं। सो कंसेप्ट यानी कि यूनिट 1 पे ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम कंसेप्ट का फर्स्ट पार्ट समझते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है ये देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे राजकोषीय नीति को। अब राजकोषीय नीति होती क्या है? राजकोषीय नीति को इंग्लिश में कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, याद रहेगा आपको। इनकेस अगर एग्जाम वगैरह में आपको कुछ हिंदी के वर्ड में दिक्कत आ जाए तो आप उसको इंग्लिश में भी देख लेना, नज़र घुमा लेना थोड़ा इंग्लिश के क्वेश्चन की तरफ, ताकि समझने में आसानी हो। ये है, तो राजकोषीय नीति को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। अब इसका इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहता है ये देखो, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ। अब देखो, कोई भी सरकार है, भारत है, भारत के अंदर भी सरकार है भाई, बिना सरकार के देश थोड़ी ना चल रहा है, ठीक है। भारत है, भारत के अंदर भी सरकार है। अगर किसी भी देश की कोई भी सरकार, आम शब्दों में बता रही हूँ, कुछ शब्दों में ध्यान से सुनना आप, किसी भी देश की सरकार, किसी भी देश की सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसके पास जितना भी पूंजी यानी पैसा जो होता है, उसका आय यानी कि कितनी उसके पास इनकम है, कितना उसने खर्च किया, उस खर्च के ऊपर कितना उसने इंटरेस्ट लगाया यानी कि कर्जा कितना हुआ, ये सारी ही जो नीतियाँ होती है ना, वो सब क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति। और इसी को बजट नीति भी कहा जाता है। यानी कि राजकोषीय नीति से ही आप बजट नीति बना सकते हो। इतना समझ आया आपको? राजकोषीय नीति क्या होगा ये समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? दोबारा बोल रही हूँ मैं, राजकोषीय नीति क्या होती है? तो राजकोषीय नीति वो नीति होती है जो किसी भी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, क्या बोला मैंने? अर्थव्यवस्था, यानी अपनी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पूंजी में, किसी भी सरकार की पूंजी की आय यानी कि इनकम, व्यय यानी कि खर्च, ऋण यानी कि कर्जा, इन तीनों को ही मिलाकर के जो नीतियाँ बनाती है उसको क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति को कहा जाता है बजट की नीति, क्योंकि इसी से वह अपना बजट निकालती है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में राजकोषीय नीति का जो क्रियान्वयन किया गया वो भारत सरकार के द्वारा किया गया, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये किया गया है, जो आपका इंडियन गवर्नमेंट है। राजकोषीय नीति का सबसे अहम मुद्दा ये होता है, जो राजकोषीय नीति होती है इसके द्वारा सरकार अपने देश की जो मुद्रा होती है, मुद्रा यानी पैसा, ठीक है, मुद्रा को नियंत्रित करती है। जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपए। तो भारत में अगर राजकोषीय नीति अपनाई गई तो वो अपने रुपए की वैल्यू बढ़ाएगी, उसको नियंत्रित करेगी, उसको कंट्रोल में रखेगी। इसी प्रकार से राजकोषीय नीति को दो भागों में बांटा गया है। राजकोषीय नीति को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। राजकोषीय नीति कितने में? दो भागों में। एक होता है सरकारी आय और एक होता है सरकारी व्यय। अब देखो, पैसा है, सरकार है, सरकार के पास भाई पैसा भी है, ठीक है, सरकार को उसको इकोनॉमिक अपनी अर्थव्यवस्था ग्रो करने में लगाना है, ठीक है, उसने नीति बनाई। अब सरकार के पास पैसा है, अब वो पैसा आता कहाँ से है? या तो उससे इनकम होगी, किसी भी चीज़ से सरकार या तो कहीं से इनकम करेगी यानी कि पैसा कमाएगी, वहाँ से पैसा लाएगी, या फिर कहीं पे खर्च करेगी, ठीक है, या तो आएगा या जाएगा, सिंपल है। इकोनॉमिक्स में सार्वजनिक या तो अगर वो किसी से, अब आएगा कहाँ से? जैसे आय हुई है, इनकम हुई है, इनकम कहाँ से होगी? सिंपल बात है भाई, जनता से होगी, जनता टैक्स वगैरह देती है, वहीं से तो सरकार की इनकम होती है, और कहाँ से होती है? ठीक है, सरकार सार्वजनिक आय यानी कि यहाँ से इनकम होगी, और वहीं से वो जैसे सरकार क्या करती है, सरकार जनता वगैरह पे, जनता जो है टैक्स देती है हर एक चीज़ पे, ठीक है, जनता ने टैक्स दिया, वो किसको भरा? सरकार को ही तो पे किया। अब सरकार के पास टैक्स आ गया, अब सरकार इस टैक्स का क्या करेगी? उसके पास जो पैसा आता है वो दोबारा तो जनता के लिए लगाती है। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी, जनता वगैरह को पेंशन वगैरह देती है, यानी कि जो पैसा है वो उन्हीं से लेते है और उन्हीं पे लगाती है। ये पैसा इसी प्रकार से घूमता रहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर वो पैसा सरकार से ले रहा है या सरकार ले रहा है तो उसको खर्च भी करेगा, यानी जनता पे ही खर्च करेगा,
यानी कि पैसा आएगा और जाएगा, उसकी आय भी होगी और उसका व्यय भी होगा। इतना समझ आया। अब देखिए, सार्वजनिक आय को हम समझते हैं। अगर इनकम हुई है, ठीक है, अब वो इनकम कई तरीक़ों से हो सकती है। उसकी कर के द्वारा भी ले सकता है और वो इंटरेस्ट के द्वारा भी ले सकता है। सरकार के पास पैसा दो ही तरीक़ों से आ सकता है। सबसे पहला तरीका, उसको इनकम होगी। अब मैं भी एक टैक्स देती हूँ, ठीक है। मैंने अगर किसी चीज़ पर टैक्स दिया तो टैक्स दूंगी, वो सरकार को पे करूँगी। सरकार ने कहाँ से कमाया? कर से कमा लिया, ठीक है, उसने कर वगैरह ले लिया। अब उसके अलावा अगर मैं उसी किसी चीज़ पर मैं अलग से किसी से कर्ज ले करके वो टैक्स पे कर रही हूँ, किसी से मैंने, मान लो मुझे टैक्स पे करना 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये मुझे टैक्स पे करना है और मेरे पास वो 10 रुपये नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? ब्याज पर किसी से 10 रुपये उधार ले लूँगी और उधार दे करके सरकार को पे कर दूँगी। अब देखो, सरकार को तो पे कर दिया ना मैंने, भाई सरकार के पास चला गया, लेकिन मेरे ऊपर तो ब्याज है, तो जब तक मैं उसको नहीं दूंगी मेरे पर ब्याज है, तो सरकार के पास ही ब्याज से भी पैसा आएगा। तो सार्वजनिक ऋण से भी, यानी कि जो कर्ज वगैरह लेते हैं वहाँ से भी पैसा ले सकती है, और सरकार कर से भी, यानी कि टैक्स वगैरह से भी पैसा लेती है। तो आय समझ आया। आय के कितने स्रोत हो सकते हैं? आय दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो टैक्स लेगी या फिर वो कर्ज से निकालेगी, ठीक है। तो होप सो ये बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। दोबारा मैं बता रही हूँ, आराम से समझना। राजकोषीय नीति जो होती है, सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो सरकार के पास पूंजी आती है, तो पूंजी दो ही तरीक़ों से आ सकती है। या तो वो जनता से कर लेगी, ठीक है, आय यानी कि इनकम होगी, और उसी इनकम को वो खर्च भी करेगी। अब जब वो इनकम करता है, ठीक है, यहाँ से जो इनकम होगी वो इनकम कहाँ से करेगा? जनता से कर लेगा या फिर ऋण, यानी कि जो टैक्स है वो वगैरह पे करेगा। ब्याज वगैरह जो उसने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसको पे करेगा। तो इस टाइप से उसकी जो पॉलिसी है वो चलती है। अब देखो, सार्वजनिक आय क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझो। अभी मैंने आपको आम शब्दों में बताया था, अब थोड़ा और अच्छे से देख लो। सार्वजनिक आय के दो तरीके होते हैं। सार्वजनिक आय को निकालने का दो तरीका होता है। अभी हमने देखा, कर होता है एक, ठीक है, कर राजस्व लेता है, और एक सार्वजनिक ऋण लेता है सरकार जो लेती है। कर राजस्व कैसे लेती है? कर क्या होता है, यानी कि जो टैक्स होता है वो क्या होता है? एक अनिवार्य भुगतान होता है, जो उसको देना ही देना है, जनता को देना ही देना है। सरकार को परिवारों, फर्मों, संस्थागत इकाइयों द्वारा बिना किसी प्रतिफल की आशा में जो दिया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? कर राजस्व कहते हैं। अब वो टैक्स कई तरीके के हो सकते हैं। आपने देखा होगा, हम जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं ना भाई, हम जीएसटी पे करते हैं, जो आपका गुड और सर्विसेज पे टैक्स होता है। वैल्यू एडिटिंग टैक्स देते हैं हम। सेल्स टैक्स भी भरते हैं। सेल्स, हम कोई सामान बेच रहे हैं तो उसका भी टैक्स दो। अगर हम उस सामान की कोई सेवा दे रहे हैं, यानी कि सर्विस दे रहे हैं, तो उसका भी टैक्स दो। इन सब का टैक्स जाता है। एंट्री टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, एजुकेशन पे भी टैक्स लेती है सरकार। कोई भी स्टैंप ड्यूटी हो गया, यानी कि जो स्तंभ लगते हैं किसी भी मार्क पर, देखा होगा चिन्ह होते हैं, एक स्टेटमेंट का मतलब किसी भी चीज़ का चिन्ह होता है, एक निशान होता है, उस पर टैक्स लेती है, स्टैंप। एंटरटेनमेंट टैक्स, फिल्म वगैरह हम देखने जाते हैं वहाँ पे भी टैक्स लिया जाता है। म्यूज़िक वगैरह सीखते हैं वहाँ पे भी हमसे सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है, यानी कि टैक्स मांगा जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। इंटरेस्ट, ब्याज पर टैक्स लिया जाता है, ठीक है। गिफ्ट टैक्स हो गया, हम जो अपने दोस्तों वगैरह को इतना गिफ्ट देते हैं भाई, सरकार उन पर भी टैक्स लेती है, वो फ्री में नहीं है, उस पर भी टैक्स लेती है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है, ये एक्स एंड एम का मतलब है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी का मतलब है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होना। कॉरपोरेट पे टैक्स लगा देती है। सिक्योरिटी पे भी टैक्स लगाती है, जो सरकार सिक्योरिटी देती है उस पर भी तो टैक्स लगता है, तभी वो आता है। तो ये सब क्या है? ये कर राजस्व के कुछ उदाहरण है जो मैंने आपके लिए लिखे। अब देखो, सरकार टैक्स ले रही है, अगर सरकार हमसे कम टैक्स लेगी तो उसको हम कहते हैं सस्ती मुद्रा नीति, और वहीं अगर टैक्स ज़्यादा लेगी तो उसको हम क्या कहेंगे? महंगी मुद्रा नीति। ये आएगा समझ, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी, बस आपको याद रखना है। कम टैक्स ले रही है, सस्ती मुद्रा नीति। ज़्यादा टैक्स ले रही है सरकार, तो महंगी मुद्रा नीति। अब कम और ज़्यादा लेती क्यों है? तो भाई इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं बताती हूँ। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, अगर मार्केट में, सिंपल सी चीज़ है, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है, मान लो मार्केट में आज, मतलब मार्केट में अच्छा खासा अमाउंट पे पैसा है, ठीक है, कोई गरीब नहीं है, सबके पास पैसा है, मार्केट में पैसा है, देखने लायक पैसा है, ठीक है।
तो जब सबके पास पैसा है तो भाई डिमांड कहाँ से आएगी लोगों के बीच? डिमांड तो आ ही नहीं पाएगी, यानी कि डिमांड कम है, इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी, एक चीज़ पे निर्भर है। ठीक है, तो अगर हम लेती हैं और बाजार में मुद्रास्फीति हो, यानी कि अधि मांग हो, मांग ज़्यादा है, यानी पैसा कम है मांग ज़्यादा है, तो इसका अर्थ होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए टैक्स को बढ़ा देगी, यानी कि मार्केट में पैसा तो कम है ही, मार्केट में पैसा ज़्यादा है और उसको कम करने के लिए क्या करेगी? टैक्स बढ़ा देगी। यानी किसी चीज़ पे मान लो कोई भी चीज़ आपने खरीदी, एग्जाम्पल के लिए मान लो हम एक पेंसिल का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पेंसिल जो है मार्केट में मिल रही है 10 रुपये की। ठीक है, 10 रुपये की मुझे एक पेंसिल मिल रही है, मेरे पास पैसा है, मैं खरीद सकती हूँ। अब मैं खरीद तो सकती हूँ, यानी कि मांग नहीं है, ठीक है, मिल रहा है तो मैं ले रही हूँ, ये है। अब उसके अगर ये सरकार इस पर टैक्स लगा देगी मुझे, क्योंकि सरकार को पैसा नियंत्रण में रखना है, सरकार ने इस पर टैक्स लगा दी, 10 रुपये की पेंसिल हो गई 20 रुपये की, तो क्या होगा? मार्केट में पैसा कम होगा और फिर डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से ये करना है। मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी। इसके फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे मांग में कमी होगी और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो जाएगा। इतना समझ आया? उसी तरीके से अगर दूसरे केस में अगर हम देखें, यहाँ तो मार्केट में पैसा था, लेकिन अगर मार्केट में पैसा ना हो तो क्या करेगी सरकार? तो अगर मार्केट में पैसा ना हो तो उस स्थिति में क्या करेगी सरकार? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए टैक्स को घटा देगी। ठीक है, यानी टैक्स कम कर देगी और पैसा अपने आप बढ़ा देगी। फलस्वरूप बाजार में मुद्रा की मात्रा में जो है वृद्धि होने लगेगी, जिससे मांग में वृद्धि होगी और मंदी नियंत्रण में जाएगी, यानी कि जो मंदी चल रही है, मार्केट गिरावट में चल रही है, वो ऊपर बढ़ जाएगी। उसी टाइप से सार्वजनिक ऋण होता है, जिसको हम पब्लिक डेट बोलते हैं, डेट। ठीक है, सार्वजनिक ऋण होता है। सार्वजनिक ऋण से अभिप्राय क्या होता है? सरकार द्वारा जनता से उधार, यानी सरकार जो है ना जनता से उधार ले रही है, जो कर्ज के रूप में जाना जाता है। तो क्या करेगी सरकार? बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है अगर अधि मांग की स्थिति में है। ठीक है, अगर अधि मांग है मार्केट में ज़्यादा मांग उठ रही है, तो बाजार में मुद्रा तो है ही ज़्यादा। ऐसी स्थिति में क्या करेगी? मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? ब्याज दर बढ़ा देगी। जो ब्याज दर होता है ना, इंटरेस्ट रेट, उसको बढ़ा देगी। ये बढ़ा देगी, ऑटोमेटिक जो है मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। वहीं अगर न्यून मांग हो, यानी कि मार्केट में पैसा कम हो, मांग कम हो, ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी? जो सार्वजनिक ऋण है उसको घटा देगी, यानी कि ब्याज दर घटा देगी। वहाँ पे ब्याज दर बढ़ा दिया, यहाँ पे ब्याज दर घटा देगी। अब देखो, हमने राजकोषीय नीति के अंतर्गत, आपको याद होगा, आपने अभी पढ़ा था, मैंने अभी बताया, राजकोषीय नीति के अंतर्गत हमने 2 चीज़ पढ़ी थी। एक पढ़ा था सार्वजनिक आय और एक पढ़ा था सार्वजनिक व्यय, यानी कि एक सोशल इनकम होता है और एक सोशल खर्च भी होता है। ठीक है, व्यय होता है। तो हम सार्वजनिक व्यय पढ़ते हैं। सार्वजनिक व्यय कैसे करती है सरकार? खर्च कैसे करती है सरकार? के खर्च करने के कई तरीके हैं। अब लगा रही है सरकार, अगर जनता पे पैसा, जनता से पैसा ले रही है, तो भाई खर्च भी तो करेगी ना उसी पे। सरकार की राजकोषीय नीति का सबसे प्रमुख उपकरण क्या है? सरकार का व्यय, यानी सरकार अपना पैसा लगा कहाँ रही है। तो सरकार की इस नीति के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य होता है। अब सरकार पैसा कहीं भी लगा सकती है। जनता के लिए सड़क बनवाएगी, पुल बनवाएगी, शिक्षा के लिए पैसा लगाएगी, उसकी हेल्थ के लिए पैसा लगाना है, देश की कानून व्यवस्था अच्छे से रह सके उसके लिए पैसा लगाएगी, अलग अलग वस्तुओं पर आर्थिक सहायता दे सकती है। तो इन सभी के माध्यम से सरकार क्या करेगी? जनता पर व्यय करेगी, यानी जनता पर खर्च करती है। इतना समझ आया? तो ये आपका पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें हमने यूनिट 1 यानी कि कंसेप्ट का हमने एक टॉपिक कवर किया, जिसको बोला गया राजकोषीय नीति। ठीक है, हमने राजकोषीय नीति बहुत अच्छे समझ ली। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फिक्सल पॉलिसी। फिक्सल पॉलिसी अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से बता दोगे। एग्जाम वगैरह में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको अच्छे समझाया है। ठीक है, भले ही एक वीडियो बनाई लेकिन इसको बहुत अच्छे समझा है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति अच्छे समझ आ गया होगा, होप सो। अगर फिर भी अभी कोई दिक्कत है तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको वो भी डाउट क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में दूसरे टॉपिक के साथ, यूनिट 1 के साथ। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।